नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि आपके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को 12 तारीख को सॉल्व कराए जाएंगे। तो आज 12 तारीख है, आज शाम के 8 बज चुके हैं। सभी लोग आ जाएंगे क्लास में और क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, जिससे जो साथी छूट गए हैं वो लोग भी क्लास में आ जाएँ। तो आज के क्लास में आप लोगों को 2018 का यूपी के टेट का जो पेपर है उसके जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को सॉल्व कराए जाएंगे। 10 तारीख को आप लोगों के जूलॉजी, बॉटनी और जीएस के क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे। आज आप लोगों को केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो सभी लोग आ जाइए क्लास में। और चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आप लोगों को पता चल सकेगा कि 2018 में आप लोगों को पता है कि बांदा यूनिवर्सिटी ने पेपर कराया था, तो इस बार भी बांदा यूनिवर्सिटी पेपर करा रही है। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को उस दिन सॉल्व करा दिए गए थे। 50-52 क्वेश्चन के लगभग सॉल्व करा दिए गए थे। ये 53 क्वेश्चन तक हो गया था। अब 54 क्वेश्चन थे। यहाँ से केमिस्ट्री शुरू होती है। तो केमिस्ट्री का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार द्रव अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि 2018 में भी बांदा यूनिवर्सिटी ने पेपर कराया था। तो 2018 का पेपर है ये, और 2022 में भी बांदा यूनिवर्सिटी पेपर करा रही है। तो आप लोगों से यहाँ से पता चल सकेगा कि कैसे आप लोगों को पेपर कर बनाती है बांदा यूनिवर्सिटी। तो आप लोग यहाँ से देख सकेंगे, ये दिया गया है डाल्टन के अनुसार, वो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है, जिन्हें क्या कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको परमाणु बोलते हैं, परमाणु। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है आवागाद्रो संख्या का मान क्या है। आवागाद्रो संख्या का मान क्या है। तो आवागाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ये दिया हुआ है कार्बन भार, वो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ये सब क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। जो लोग शुरुआत से क्लास देखे होंगे उन लोगों को पता होगा, ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, तो ये है C12 या कार्बन 12। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोरीन माइनस आयन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो क्लोरीन माइनस आयन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो क्लोरीन का 17 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। -1 लगाए तो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा। मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो माइनस लगा होता है तो प्लस हो जाता है, और प्लस लगा होता है तो माइनस हो जाता है। तो ये 18 हो गया। तो इसको कर लीजिए 2, 8 और 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी में। 8 2 10 और 10, वो 10 और 8 18। तो ये आपका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। बाहरी में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये देखिए केमिस्ट्री कितनी बढ़िया पूछी गई है बांदा यूनिवर्सिटी ने। ये पूछा गया है, इसमें फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन होता है उदासीन, क्षारीय, उभयधर्मी या अम्लीय। तो फेरिक ऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आप सभी लोग आंसर कर दीजिए जल्दी से। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को, योग को क्या कहते हैं। तो इसको परमाणु भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु भार बोलते हैं। आप लोग वैसे ही खामखा डर रहे थे कि बांदा यूनिवर्सिटी टफ पेपर बनाती है, तो देख लीजिए बांदा यूनिवर्सिटी ने कितना बढ़िया पेपर बनाया है ये 2018 वाला। हाँ, कोई कोई क्वेश्चन टफ हो जाता है, तो कोई कोई क्वेश्चन तो सभी यूनिवर्सिटी टफ बना देती हैं। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, आराम से अपनी तैयारी करते रहिए। जितना आप लोग पढ़ चुके हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, और यहाँ पे जो क्लासेस चलाई जा रही हैं उनको आप लोग डेली क्लासेस को देखिए, और जो क्वेश्चन कराए जाते हैं उनको तैयार करिए। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले से करा चुका हूँ, इसलिए आप लोगों को अब जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे, यानी सब क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से आ रहे होंगे। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक ही पदार्थ आक्सीकारक तथा अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो इसमें जो SO2 है ये आक्सीकारक और अपचायक दोनों के रूप में कार्य करता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है क्षारीय भूमि का pH मान कितना होता है। क्षारीय भूमि का pH मान आप लोगों को बताना है। तो क्षारीय भूमि का pH मान जो होता है वो 8 से अधिक होता है। कितना, 8 से अधिक होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयात्मक अनुपात बताइए। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयात्मक अनुपात आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया है, आयात्मक अनुपात पूछा गया है। तो आयतन,
आयात्मक और भारात्मक में आप लोग थोड़ा अंतर करेंगे। तो इसमें आयात्मक अनुपात जो होगा वो 2:1 होगा, क्योंकि कैसे 2:1 होगा, तो H2O होता है ना, यानी हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है, तो कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। और भारात्मक अगर अनुपात पूछता, अगर भारात्मक अनुपात पूछता तो हम इसका वो निकालते हैं, हाइड्रोजन का कितना है, वो परमाणु भार 2 होगा, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है, 16, तो 2 एकम 2 और 2 8 16। तो अगर भारात्मक पूछता तो 1:8 हो जाता, 1:8 हो जाता भारात्मक, और आयात्मक पूछा है तो 2:1, इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है, सोडियम नाइट्राइट और अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। अगर सोडियम नाइट्राइट और अमोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो कौन सी गैस प्राप्त होगी, कौन सी गैस प्राप्त होगी, ये नाइट्रोजन प्राप्त होगी, नाइट्रोजन प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कार्बन का अपरूप नहीं है, इसमें से कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है, हीरा, ग्रेफाइट और ग्रेनाइट या चारकोल। तो सभी लोग जल्दी से आंसर करिए इसका, और थोड़ा सोच समझ के आंसर करिए इसका। आप लोग सब क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिए हैं, इसलिए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। जो लोग हमसे पढ़े हैं वो लोगों को तो तैयार करा दिए हमने, जो लोग नहीं पढ़े हैं उन लोगों का नहीं पता उन्होंने तैयार किए नहीं किए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वो हीरे का अपरूप नहीं है। ग्रेनाइट क्या है, तो ये खनिज का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह है आपका, एक ही पदार्थ आक्सीकारक तथा अपचायक रूप में कार्य करता है। एक ही पदार्थ आक्सीकारक तथा अपचायक रूप में कार्य करता है, ये वही वाला ऑप्शन, वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया ऐसा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, SO2। SO2 जो है वो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, इनमें से कम कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अंग है। इनमें से कम कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अंग कौन सा है, C&H, CHN, CHOH या CH&O। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, C&H, कार्बन और हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, यह है आपका फ्रक्टोज का संरचना सूत्र है। तो इसका आप लोग आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया हुआ है, कैलगन किसका व्यावसायिक नाम है। कैलगन किसका व्यावसायिक नाम है, तो कैलगन जो है वो किसका व्यावसायिक नाम होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग जल्दी से आंसर करिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हेक्सा मेटासल्फेट, सोडियम हेक्सा मेटासल्फेट, सी ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है आपका, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। ये तो आप लोगों को शायद कल वाली क्लास में ही बताया था, कल या परसों आप लोगों को ये बताया गया है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यूरिया का फॉर्मूला होता है वो NH2CONH2 होता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन में दिया हुआ है NH2 दिया हुआ है, और ये CO दिया हुआ है, और Na दिया हुआ है H2, यानी इसमें उल्टा सीधा लिख दिया है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। क्या फॉर्मूला होता है यूरिया का, NH2CONH2, ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है, ये आप लोगों को 2018 का जो यूपी कैडेट ने पेपर पूछा था, बांदा यूनिवर्सिटी ने 2018 का यूपी कैडेट एग्जाम कराया था, तो जो बांदा यूनिवर्सिटी ने 2018 में पेपर पूछा था, तो वो आप लोगों को सॉल्व कराया जा रहा है, वो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराए जा रहे हैं। 162 क्वेश्चन के लगभग मिल गए थे आप लोगों को, 10 तारीख को सॉल्व करा दिए गए थे, जूलॉजी, बॉटनी और GS के। आज आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर वो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, और बाकी एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को उसी पेड ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को पता है पेड ग्रुप भी बनाया है, तो जो लोग पेड ग्रुप पे ऐड होना चाहते हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इस नंबर पे मैसेज कर देंगे 9720802028, यानी 9720802028, ये टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कर देंगे यूपी कैडेट PDF 2022। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे आप लोगों को उस पर ऐड किया जाएगा और आप लोगों को क्या क्या प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, यूरिया का फॉर्मूला तो हो गया। ये है, नाइट्रोजनी यौगिक या जीवाणुओं द्वारा अपघटित होकर वायुमंडल में नाइट्रोजन का जाना क्या कहलाता है। यानी नाइट्रोजन का वायुमंडल में जाना, नाइट्रोजन का वायुमंडल में जाना क्या कहलाता है, सभी लोग जल्दी से आंसर करिए एक बार। तो नाइट्रोजन का वायुमंडल में जाना विनाइट्रीकरण कहलाता है। क्या वो कहलाता है, विनाइट्रीकरण, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में आना क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण कहलाता है। तो और नाइट्रोजन का वायुमंडल में जाना विनाइट्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब,
ये दिया हुआ है म्यूरेट ऑफ पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है, म्यूरेट ऑफ पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है। तो म्यूरेट ऑफ पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, KCl। KCl जो है वो म्यूरेट ऑफ पोटास का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है। हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाला उत्प्रेरक, इसमें हेबर विधि में कौन सा उत्प्रेरक यूज करते हैं, तो हेबर विधि में उत्प्रेरक जो यूज करते हैं वो Fe+MO, Fe+MO, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका पीतल मिश्र धातु है। पीतल जो है वो मिश्र धातु है, किस किस की मिश्र धातु है पीतल, तो ये तांबा और जिंक की, किसकी है, तांबा और जिंक की, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका एमाइड का क्रियात्मक समूह है। एमाइड का क्रियात्मक समूह कौन सा है, आप सभी लोग एक बार कमेंट करिए जल्दी से कि आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे लग रहा है। आप लोगों को ये 2018 के यूपी कैटेट के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, तो बांदा यूनिवर्सिटी ने पूछे थे, तो आप लोग एक बार कमेंट करिए आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, टफ लग रहे हैं, मॉडरेट लग रहे हैं या इजी लग रहे हैं। तो जल्दी से आंसर करिए, जो जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, एक बार हमें भी पता चले कि आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। जो लोग हमसे पढ़े होंगे उन लोगों को तो बहुत अच्छे लग रहे होंगे पेपर, क्योंकि उन लोगों को ये सारे क्वेश्चन तैयार होंगे। आप लोगों को, जो लोग हमसे पढ़े हैं उन लोगों को मैं सारे क्वेश्चन तैयार करा चुका हूँ, और जो लोग नहीं पढ़े हैं उन लोगों का नहीं कह सकते। तो चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है एमाइड का क्रियात्मक समूह है। एमाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो CONH2, इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज किस दो शर्करा से मिलकर बना है। सुक्रोज जो है वो किन दो शर्कराओं से मिलकर बना है, तो सुक्रोज किस किस से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज से और गैलेक्टोज से, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है कैंडेला इकाई है। आप लोगों के केमिस्ट्री के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, अब किसके शुरू हो गए हैं, तो अब फिजिक्स के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। केमिस्ट्री के भी काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं, 20-21 क्वेश्चन के लगभग हो गए। 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन नहीं मिले हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए गए। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए थे केमिस्ट्री के, यूपी कैटेट 2018 ने पूछे थे, बांदा यूनिवर्सिटी ने कराया था। इस बार भी बांदा यूनिवर्सिटी करा रही है, तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसा पेपर पूछती है बांदा यूनिवर्सिटी। तो ये है आपका कैंडेला इकाई है। अब आपके फिजिक्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं। आप लोगों में से काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर फिजिक्स से डर लगता है, और एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर मैथ से डर लगता है। तो मैथ से आप लोग नहीं डरना है, मैथ आप लोग फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़े हैं ना, फर्स्ट ईयर में जो चीज़ पढ़े हैं बस वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ आप लोगों से ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, बस फर्स्ट ईयर में जो आप लोगों का मैथ था वही पूछा जाता है आप लोगों से। तो आप लोग मैथ के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, केवल आप लोग फर्स्ट ईयर की किताब का, वो जो फर्स्ट ईयर की किताब से पढ़े हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। स्टेटिस्टिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, तो आप लोग स्टेटिस्टिक्स का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए। तो ये है आपका वो कैंडेला इकाई है। तो कैंडेला किसकी इकाई है, ये ज्योति तीव्रता की, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये दिया हुआ है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का आयामी सूत्र है। तो ये तो मैं आप लोगों को काफ़ी बार बताया हूँ, तो इसका तो आंसर आप लोगों को करना पड़ेगा। सभी लोग अच्छे से आंसर करिए और सभी लोगों का सही आंसर आना चाहिए इसका। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का वो आयामी सूत्र है वो, तो इसकी विमा क्या है इसकी, तो सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। और आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए, एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे, जिससे और भी लोग क्लास में आ जाएं और लोगों को भी पता चल सके कि 2018 में कैसा पेपर पूछा गया था, तो वो लोग भी उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। तो अब आप लोगों की तैयारी तो हो ही गई है, आप लोग रिवीजन करिए अपना जल्दी से, जितना आप लोग पढ़ चुके हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। और आप लोगों के लिए जो क्लासेस चलाई जा रही हैं यहाँ पे, डेली एक सुबह 7 बजे चलती है और शाम को 8 बजे क्लास चलती है। इन दोनों क्लासेस में जो आप लोगों को क्वेश्चन कराए जाते हैं उनको तैयार करिए। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक वो जी का वो विमीय सूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा M-1L3T-2, ये इसकी विमा होती है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, देख लीजिए आप लोग फिजिक्स से आप लोग डर रहे थे, देखो कैसी बिल्कुल हलवा फिजिक्स पूछी है। तो आप लोगों को हलवा लग रही होगी क्योंकि आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो अगर ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहे, अपना जितना पढ़ लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लीजिए, तो आप लोगों को 2022 में यूपी कैटेट 2022 में भी बांदा यूनिवर्सिटी करा रही है, तो 2022 में भी आप लोग अच्छे से पेपर करके आएंगे और अच्छा पेपर होगा आप लोगों का।
केवल आप लोग जितना अभी तक पढ़ लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए। और यहाँ से आप लोग देख लीजिए कैसा पेपर पूछा गया है। तो ये है आपका स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान। अगर कोई वस्तु मान लो ऊपर से गिर रही है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है उसका मान क्या होगा, नियत रहेगी गतिज ऊर्जा, उसका मान बढ़ता है घटता रहता है और शून्य होता है। तो ऊपर से जो कोई वस्तु गिर रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान जो है वो बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है एक गुटका मेज पर रखा है, इसका प्रतिक्रिया बल होगा। तो जल्दी से आंसर करिए आप सभी लोग और सही आंसर करने की कोशिश करिए। मान लो कोई गुटका मेज पर रखा है तो उसका प्रतिक्रिया बल किधर होगा। प्रतिक्रिया बल आप लोगों को बताना है, क्रिया बल नहीं बताना है, प्रतिक्रिया बल बताना है आप लोगों को। तो प्रतिक्रिया बल मेज के द्वारा लगेगा, ये तो आप लोगों को पता है। गुट के द्वारा क्या लग रहा है, गुटका उस पर रखा है तो गुट के द्वारा क्रिया बल मेज पे नीचे की ओर लग रहा है। और जो प्रतिक्रिया बल होता है वो जस्ट अपोजिट लगता है। गुट के द्वारा नीचे की ओर लग रहा है, क्रिया बल लग रहा है, और प्रतिक्रिया बल जो है वो इसके जस्ट अपोजिट लगेगा, यानी मेज द्वारा ऊपर की ओर लगेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मेज द्वारा ये ऊपर की ओर लगता है। इसको आप लोगों को एक फिगर से समझा देते हैं। ऐसे ये मान लो मेज बनी है और इसके ऊपर ये किताब रखी है, इसके ऊपर ये किताब रखी है। तो किताब द्वारा जो क्रिया बल है, किताब द्वारा जो क्रिया बल है, ये क्या लग रहा है, क्रिया बल। क्रिया बल जो है वो नीचे की ओर लग रहा है। क्रिया बल किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। और जब ये नीचे की ओर लगाएगा, क्रिया बल लगाएगा, तो आप लोगों को पता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, जितनी ताकत से वो नीचे की लगाएगा, यानी जितना फोर्स वो नीचे की ओर लगाएगा उतना ही फोर्स ये ऊपर की ओर लगाएगी। तो मेज द्वारा इसके ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है। प्रतिक्रिया बल जो है वो मेज द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाएगा। इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे चकमा खा जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए कि जो कोई वस्तु रखी है तो वो क्या लगाएगी, वो क्रिया बल लगाएगी। क्रिया बल किधर लगेगा, तो क्रिया बल इसके द्वारा नीचे की ओर लगेगा। और मेज द्वारा जो प्रतिक्रिया बल लगेगा, प्रतिक्रिया बल मेज द्वारा किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। इसलिए इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है एक समान त्वरित के लिए असत्य है, एक समान त्वरित के लिए असत्य बताना है आप लोगों को। तो असत्य कौन सा है, बी इजिकल्स टू यू प्लस ए टी, बी इजिकल्स टू यू प्लस ए टी, ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है पृथ्वी की सतह के निकट चक्कर लगा रहे उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है। जो पृथ्वी की सतह के निकट जो उपग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं तो उनका कक्षीय वेग कितना होता है, तो ये होता है 8 किलोमीटर पर सेकंड। कितना होता है, 8 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है वर्षा के पश्चात इंद्रधनुष को दिखाई देने के कारण है। बरसात के पश्चात जो इंद्रधनुष दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है, तो ये विवर्तन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण, विवर्तन के कारण। ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पे होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है मैं सभी क्वेश्चन आप लोगों को बता चुका हूँ, इसलिए आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन इसमें नया नहीं लग रहा होगा। एक आध क्वेश्चन बाई चांस छूट गया हो तो छूट गया हो, लेकिन सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पे होता है, तो पृथ्वी के ध्रुवों पर। कहाँ पर होता है, पृथ्वी के ध्रुवों पर जो है वो गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है एक तरंग स्थानांतरित करती है, एक तरंग जो है वो स्थानांतरित करती है। किसको स्थानांतरित करती है, आवृत्ति को, ऊर्जा को, तरंग दैर्ध्य को या वेग को। तो तरंग जो है वो ऊर्जा को स्थानांतरित करती है। किसको, ऊर्जा को स्थानांतरित करती है। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम कौन से नियम को कहते हैं, जड़त्व का पहला नियम, जड़त्व का दूसरा नियम, जड़त्व का तीसरा नियम या सभी। तो जो प्रथम नियम होता है उसको जड़त्व का नियम बोलते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है किसी क्षण का ऊष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है। किसी क्षण का ऊष्मा चालकता गुणांक जो है वो किस पर निर्भर करता है, क्षण के दोनों सिरों के बीच तापांतर पर, क्षण की लंबाई पर, क्षण के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर या क्षण के पदार्थ पर। तो बच्चों सभी लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका।
और जो लोग क्लास को लाइक नहीं किए वो लोग क्लास को लाइक कर देंगे और क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। यह किसी छड़ का ऊष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छड़ के पदार्थ पर। छड़ के पदार्थ पर, डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है किसी गैस में उत्पन्न तरंगें ध्वनि तरंगें होती हैं। किसी गैस में उत्पन्न तरंगें ध्वनि तरंगें होती हैं। अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, अग्रगामी होती हैं या विद्युत चुम्बकीय होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य होती हैं। कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को बता दें अनुदैर्ध्य तरंगें जो हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें केवल सॉलिड और लिक्विड में ही वो गति करती हैं, और अनुदैर्ध्य तरंगें जो हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में करती हैं। अनुप्रस्थ केवल सॉलिड, लिक्विड में, और अनुदैर्ध्य तीनों में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को समझने वाली घटना है। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को समझने वाली घटना कौन सी है? विवर्तन है, व्यतिकरण है, ध्रुवण है या परावर्तन है? तो सभी लोग जल्दी से आंसर करिए इसका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ध्रुवण। क्या हो जाएगा? ध्रुवण। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए थे 2018 में बांदा यूनिवर्सिटी ने। तो ये ऐसे ही आप लोगों का 2022 में बांदा यूनिवर्सिटी पेपर करा रही है, तो 2022 में भी आप लोगों से ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाएंगे। थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ सकता है क्योंकि 4 साल हो गए हैं, तो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन ऐसे ही आप लोग इनसे अनुमान लगा सकते हैं। ये आपका वेग, आवृत्ति तथा तरंगदैर्ध्य में संबंध है। वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य में संबंध क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करिए एक बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B = म्यू लैम्डा। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध। अगर ताप बढ़ाएंगे तो धातुओं का प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा, शून्य होगा, बढ़ता है या नन ऑफ दीज? तो अगर ताप बढ़ाते हैं तो धातुओं का प्रतिरोध भी बढ़ता है। इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, धातुओं का प्रतिरोध भी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है तरल पदार्थ का कौन सा गुण वो बर्नौली समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है? बर्नौली लिखा है यहाँ पे, तो कौन सा गुण बर्नौली समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है? तो तरल पदार्थ श्यान ना हो, तरल पदार्थ का सरल रेखी प्रवाह हो, तरल पदार्थ का विक्षुब्ध प्रवाह हो, तरल पदार्थ असंपीड़न ना हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सी हो जाएगा, तरल पदार्थ का विक्षुब्ध प्रवाह हो। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है विभव मापी का सैद्धांतिक प्रतिरोध निम्न में से होता है। विभव मापी का सैद्धांतिक प्रतिरोध निम्न में से होता है। तो विभव मापी का सैद्धांतिक प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। ए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है अपकेंद्रीय बल के लिए सही विकल्प चुनिए। अपकेंद्रीय बल के लिए सही विकल्प चुनिए। केंद्र से दूर क्रिया की दिशा में लगता है, केंद्र की ओर। यह एक वास्तविक बल है त्रिज्या के लंबवत दिशा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्र से दूर क्रिया की दिशा में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से विमाहीन राशि है। इनमें से विमाहीन राशि है, तो विमाहीन कौन सी राशि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनॉल्ड संख्या। रेनॉल्ड संख्या जो है वो विमाहीन राशि है। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये है वस्तु के वृत्ताकार मार्ग में चलने हेतु आवश्यक बल है। वस्तु के वृत्ताकार मार्ग में चलने हेतु आवश्यक बल है, तो कौन सा बल होता है? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल जो है वो वृत्ताकार मार्ग में चलने के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये दिया हुआ है, वो है तापमान जिस पर ठोस तथा द्रव एक साथ साम्य अवस्था में रहते हैं, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस का हिमांक बिंदु। क्या कहलाता है? ठोस का हिमांक बिंदु। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हल, हैरो तथा दूसरे कृषि योग्य मशीनों में प्रयुक्त होने वाले अनियंत्रित हिस्सों को बनाया जाता है। हल, हैरो तथा दूसरे कृषि योग्य मशीनों में प्रयुक्त होने वाले अनियंत्रित हिस्सों को किससे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है ढलवा लोहे से। किससे बनाया जाता है? ढलवा लोहे से। इसको कास्ट आयरन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके फिजिक्स के क्वेश्चन समाप्त हो गए।
अब ये आपके उसके क्वेश्चन चलने लगे हैं एग्रीकल्चर के, तो आप लोगों की एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए थोड़े एक आध क्वेश्चन करा देते हैं। एक हैरो कार्य कर सकता है, तो हैरो किसके लिए कार्य करता है? तो हैरो जो है वो जुताई के लिए कार्य करता है। हैरो किसके लिए कार्य करता है? तो जुताई के लिए कार्य करता है। छिड़कने के लिए कहाँ करेगा? खाद को ज़मीन में मिश्रण में भी नहीं करता है। तो ये किसके लिए करता है? जुताई के लिए कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीज बुवाई मशीन बीजों की बुवाई करती है। जो बीज बुवाई मशीन होती है वो बीजों की बुवाई किस में करती है? कूड़ में निर्धारित गहराई पर, ए एंड बी बहुत, या ओवरेज क्षेत्र में। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए एंड बी दोनों। बीज बुवाई की जो मशीन होती है वो बीज की बुवाई किस में करती है? कूड़ में निर्धारित गहराई पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, कौन सा उपकरण जोती गई जमीन से बाष्पीकरण द्वारा जल की हानि को कम करने में सहायक है? तो आप सभी लोग जल्दी से आंसर करिए, इसका कौन सा राइट आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटेला। पटेला जो है वो बाष्पीकरण दर को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका, अंतः फसल कृषि कार्य इसके द्वारा किए जा सकते हैं। अंतः फसल जो कृषि कार्य हैं वो किसके द्वारा किए जा सकते हैं? तो ये किए जा सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। तो ये कल्टीवेटर और वक्खर, कल्टीवेटर और वक्खर दोनों से, ए एंड बी बहुत सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, थ्रेशर में मौजूद दांते हिस्सा होते हैं। थ्रेशर में मौजूद दांते हिस्सा जो होते हैं वो राइट आंसर क्या होगा? अलग अलग बार, वो अलग करने वाला भाग, अलग करने वाला भाग, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप लोगों की एक क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ये जो क्वेश्चन है एग्रीकल्चर के, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो आप लोगों को इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे इसको कराने का कोई मतलब है नहीं, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। तो इसको आप लोगों का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसी पेड ग्रुप में, तो उससे आप लोग इनको तैयार कर सकते हैं। आप लोगों को पता है पेड ग्रुप बना है, तो जो लोग पेड ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो लोग क्या करेंगे? वो लोग इस नंबर पर मैसेज करेंगे 9720802028 9720802028। ये टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करेंगे यूपी कैडेट पीडीएफ 2022। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे आप लोगों को पेड ग्रुप पे ऐड किया जाएगा और क्या क्या प्रोसेस आप लोगों को कंप्लीट करनी होगी। उसी पे आप लोगों को पीडीएफ मिलता है, काफ़ी आप लोगों को पीडीएफ मिल चुके हैं उस पर। और आप लोगों को डेली मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आज भी आप लोगों को एक मॉडल पेपर प्रोवाइड किया गया होगा, तो उसको आप लोग अच्छे से लगाइएगा। 200 क्वेश्चन के आप लोगों को 4 मॉडल पेपर प्रोवाइड किए गए हैं, तो उनको आप लोग अच्छे से लगाइएगा। और आप लोग अब देख लिए हैं कि ऐसा पेपर पूछता है बांदा यूनिवर्सिटी। ये आप लोगों को 2018 में जो बांदा यूनिवर्सिटी ने पेपर कराया था वो आप लोगों को सॉल्व कराया गया है। आज के क्लास में आप लोगों को फिजिक्स के और केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे, कुछ एग्रीकल्चर के भी करा दिए हैं। और जो 10 तारीख को आप लोगों की क्लास चली थी उसमें आप लोगों के जूलॉजी, बॉटनी और जीएस के क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे। तो इन क्वेश्चन से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे पेपर पूछा जाएगा। 2018 में ये बांदा यूनिवर्सिटी ने पेपर कराया था और इस बार भी बांदा यूनिवर्सिटी पेपर करा रही है, इसलिए आप लोगों को मैसेज भी आ रहे थे कि सर 2018 वाला पेपर सॉल्व करा दीजिए। तो आप लोगों को पेपर सॉल्व करा दिया गया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए अब मिलेंगे आप लोगों को कल की क्लास में, कल सुबह वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।